नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 2 ल्हासा की ओर। और हमने पिछली वीडियो में इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में जानकारी ली और हमने पाठ पढ़ना शुरू किया था कि लेखक तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा पर जब पहली बार निकलता है तो उसके सामने किन किन कठिनाइयों का सामना आता है। और अभी तक हमने जाना कि तिब्बती समाज किस प्रकार का है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पेज 26 से पढ़ना शुरू करते हैं, पृष्ठ 26 और दूसरा पैराग्राफ, वहीं से हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा अभी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। जहां गवाह भी हो तो कोई मिल नहीं सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अर्थात जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, जो यहाँ हथियार रखने का कानून है, वह लगभग ना के बराबर है। जिस प्रकार हमारे यहाँ घरों में लाठियाँ रखी जाती हैं, उसी प्रकार तिब्बत के लोग अपने पास पिस्तौल और बंदूक रखते हैं। और जो डांडा है, वहाँ जो दोनों तरफ बहुत हजारों फीट ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ दूर दूर तक निर्जन है, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। तो ऐसी जगहों पर डाकू लोगों को लूट लेते हैं। पहले उन्हें मारकर फिर देखते हैं कि उनके पास कुछ लूटने लायक है भी या नहीं। तो आम लोगों का जो जीवन है वह डर के साए में, भय के साए में ही रहता है कि कहीं डाकू उन्हें लूट ना ले। तो यही सब जो परेशानियां हैं, ये लेखक को भी उठानी पड़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची अर्थात दया करके एक पैसा कह के भीख मांगने लगते। यदि पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना लेखक कर रहा है। पहला तो वहाँ डाकुओं का बहुत अधिक खतरा है, पर वे कहते हैं कि हम भिखमंगों के वेश में थे तो हमें लूटे जाने का इतना भय नहीं था, लेकिन पीठ पर बहुत अधिक सामान था, चढ़ाई बहुत अधिक थी। तब जो सुमति उसके मित्र थे, एक बौद्ध भिक्षुक, उनसे वे 2 घोड़े किराए पर करने के लिए कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अब वे घोड़े पर सवार चल रहे हैं
दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण अर्थात दक्षिण तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात ना वह बर्फ थी, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी और ना ही किसी प्रकार की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा हो रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। हाँ जी, यहाँ पर डॉन क्विक्सटो एक ये शब्द आया है। यह जो स्पेनिश एक उपन्यासकार है, उनका उपन्यास है डॉन क्विक्सटो। जो उसका नायक है वह भी घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर था, तो उसी से लेखक ने अपनी समानता की है कि मैं भी डॉन क्विक्सटो की तरह ही आराम से घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। लेकिन जो उसका घोड़ा था वह धीमे पड़ गया था। उसने सोचा कि घोड़ा थकावट के कारण, जो चढ़ाई की है उसकी थकावट के कारण ऐसे धीमे चल रहा है और इस कारण वह अपने साथियों से थोड़ा पीछे रह गया था, थोड़ा पिछड़ गया था। अब घोड़ा बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रहा था, तो लेखक को लगता है कि जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, अर्थात 2 रास्ते जा रहे थे, तो मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था और लेखक गलत रास्ते की ओर मुड़ गया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिला। अब कुछ तो लेखक का घोड़ा था वह धीमे चल रहा था, वैसे ही अपने साथियों से पिछड़ गया था और ऊपर से उसने, लेखक ने जो गलत रास्ता था वह भी पकड़ लिया था, अर्थात गलत रास्ते और घोड़े के सुस्त होने के कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया, पीछे रह गया उनसे। काफ़ी आगे चलने के बाद उसे अपना मित्र सुमति एक गांव के बाहर इंतज़ार करते हुए मिला। अब इतनी देर से वह इंतज़ार कर रहा था तो स्वाभाविक है क्रोध आना। तो वहीं यहाँ पर उसी का जिक्र है कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब ये सुमति था, यह मंगोली था, मंगोल देश का था, तो वो लेखक कहता है कि उनका मुंह तो वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक ऐसी जगह पर ठहरे थे जहाँ यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुपका मिला। अब उन्होंने अपने मित्र की विशेषताएं बताई हैं कि वैसे तो उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था,
लेकिन जितनी जल्दी क्रोध आ जाता था उतना ही वे जल्दी शांत भी हो जाते थे। क्रोध का कारण यही था कि वह काफ़ी देर से बैठे हुए लेखक का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने कहा है 2 टोकरी कंडे, कंडे अर्थात जिसको हम गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं उन्हें कंडे कहा है। तो काफ़ी देर तक उन्होंने इंतज़ार किया था, चाय को कई कई बार गर्म किया था और अब वे उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। और जहाँ पर वे ठहरे थे, यजमान कौन होते हैं? जो मेहमान को ठहराने वाले, जो उनकी खातिरदारी करते हैं वे। अब यजमान कैसे थे? क्योंकि जो बौद्ध भिक्षुक थे वे वहाँ बौद्ध भिक्षुकों के पास जाते थे, जो उनके जान पहचान वाले थे, उनके लिए वे गंडे ताबीज़ लेकर आते थे। अपने बौद्ध जो गया उनका पवित्र तीर्थ स्थान है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो सुमति के जो यजमान थे उन्होंने दोनों की अच्छी खातिरदारी की। यहाँ पर कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थों के नाम लिखे हैं जैसे सत्तू और थुक्पा आदि, ये तिब्बत के व्यंजन हैं। तो उन्होंने उनको खाया, उनका पान किया। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले बाकी बचा हुआ पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।